हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 का वन शॉट, जिसमें आपको मिलने वाले हैं सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न और सभी इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप भी पाई क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर खा एन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर या फिर गा न्यूटन पर कूलाम या फिर घा कूलाम पर न्यूटन मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा का। क्या हो जाएगा? का। राइट आंसर क्या होगा? का। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल किस नियम से दिया जाता है? ठीक है, का है फैराडे के नियम से, खा है कूलाम का नियम से, गा है गाउस का नियम से, घा है एम्पियर का नियम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। ठीक है, क्या हो जाएगा? खा, कूलाम का नियम से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा खा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? का है कूलाम, खा है न्यूटन पर कूलाम, का है जूल पर कूलाम और घा है वोल्ट मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम, राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणावेश होता है? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणावेश होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम या फिर खा -1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम या फिर गा 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 कूलाम या फिर शून्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, -1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? खा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम मीटर, कूलाम पर मीटर, न्यूटन मीटर या फिर जूल पर मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा का। ठीक है, क्या हो जाएगा? का, कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है कूलाम मीटर। अगला प्रश्न देखो। अब अगला प्रश्न है, गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होता है? का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खा क्यू मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, गा एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू और घा शून्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा का। ठीक है, क्या हो जाएगा? का, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉ का सूत्र क्या है? ठीक है, का है टॉ इक्वल पी इंटू ई, खा है टॉ इक्वल पी इंटू ई, गा क्या है टी इक्वल पी अपॉन ई और घा है टॉ इक्वल ई अपॉन पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा का। ठीक है, क्या होगा? टॉ इक्वल पी मल्टीप्लाई ई। क्या हो जाएगा? टॉ इक्वल पी मल्टीप्लाई ई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत विभव किस प्रकार की भौतिक राशि है? ठीक है, वैद्युत विभव किस प्रकार की भौतिक राशि है? का सदिश राशि है, खा अदिश राशि है, गा न सदिश है न अदिश है या घा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा खा। क्या होगा? खा, अदिश राशि। ठीक है, वैद्युत विभव अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखो। दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों का अल्प दूरी पर स्थित निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? का होगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव, खा होगा संधारित्र, गा होगा गौसीय पृष्ठ और घा होगा प्रेरकत्व। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा का। क्या हो जाएगा? का, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, साबुन के बुलबुले को धन आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले को धन आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका खा, क्या हो जाएगा, खा, बढ़ती है। ठीक है, साबुन के बुलबुले को धन आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ती है। अगला प्रश्न देखो, अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या है। ठीक है, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या है। उत्तर देखो, वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, कूलाम का नियम लिखिए। ठीक है, कूलाम का नियम लिखिए। उत्तर देखो इसका, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, कूलाम का नियम लिखिए। उत्तर देखो इसका, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कूलाम का नियम। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3 क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। उत्तर देखो इसका, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। ठीक है, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। उत्तर देखो, प्रकृति में पाए जाने वाले न्यूनतम स्वतंत्र आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले न्यूनतम स्वतंत्र आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा इसका सूत्र लिखिए। उत्तर देखो इसका, किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखो इसका, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है हमारा, गाउस की प्रमेय का कथन लिखिए। उत्तर देखो इसका, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, फाई = Q/ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखिए। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखिए। उत्तर देखो इसका, किसी चालक तार की प्रति एकाक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत बल रेखाओं के दो मुख्य गुण लिखिए। उत्तर देखो इसका, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आवेश का क्वांटीकरण चार्ज क्या है। उत्तर देखो इसका,
किसी वस्तु पर कुल आवेश हमेशा मूल आवेश E का पूर्ण गुणज Q इक्वल प्लस माइनस NE होता है और इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, आवेश के क्वांटमीकरण तथा संरक्षण नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उत्तर देखो इसका। आवेश का क्वांटमीकरण यह दर्शाता है कि किसी भी पदार्थ पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान E यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है। यानी आवेश सतत न होकर विविक्त होता है। वही आवेश संरक्षण का नियम यह स्पष्ट करता है कि किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। ठीक है, सदैव नियत रहता है। आवेश को ना तो बनाया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप या निकाय से दूसरे में स्थानांतरित होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 क्या है, कूलाम का नियम तथा इसका सदिश रूप समझाइए। ठीक है, कूलाम का नियम और इसका सदिश रूप समझाइए। उत्तर देखो, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का गणितीय मापन करता है। इसका मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सदिश रूप में यह नियम दर्शाता है कि दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल परिमाण में समान परंतु दिशा में परस्पर विपरीत होते हैं, जो न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन करते हैं। ठीक है, न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसका भौतिक महत्व समझाइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसका भौतिक महत्व समझाइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसका भौतिक महत्व समझाइए। उत्तर देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेशित निकाय के चारों ओर के उस क्षेत्र की सामर्थ्य को व्यक्त करती है जहाँ कोई अन्य परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है। इसे प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका भौतिक महत्व यह है कि यह हमें किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल की दिशा और परिमाण की सटीक जानकारी देता है, जिससे आवेशों की गति और अन्य वैद्युत घटनाओं का विश्लेषण सरल होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत बल रेखाओं की अवधारणा एवं उनकी मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर देखो, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र हैं जिन पर एकांक धन आवेश गति करता है। ठीक है, जिन पर एकांक धन आवेश गति करता है। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ये रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव होंगी, जो कि व्यावहारिक रूप से असंभव है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण की विस्तृत परिभाषा दीजिए। उत्तर देखो इसका, जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस निकाय की सामर्थ्य को मापने वाली एक सदिश राशि है जिसका परिमाण किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, इसकी दिशा किससे? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, जो अणुओं के ध्रुवीय व्यवहार को समझाने में अत्यंत उपयोगी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है,
एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण की व्याख्या कीजिए। उत्तर होगा इसका, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा जाता है तो इसके दोनों आवेशों पर परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं। ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में सुरक्षित या फिर रेखित करने का प्रयास करता है। ठीक है, इस बल युग्म के आघूर्ण का मान कितना होता है? इस बल युग्म के आघूर्ण का मान टो इक्वल PE sin थीटा होता है, जो यह दर्शाता है कि 90 डिग्री के कोण पर आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7 क्या है? वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा एवं इसका मात्रक समझाइए। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा एवं इसका मात्रक समझाइए। उत्तर देखो, वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की माप है जो उस पृष्ठ से संबंध वैद्युत प्रभाव को दर्शाती है। यह क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या वोल्ट मीटर होता है। फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं या फिर बाहर निकल रही हैं। ठीक है, या फिर बाहर निकल रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गाउस की प्रमेय का नियम एवं इसका भौतिक अर्थ समझाइए। ठीक है, गाउस की प्रमेय का नियम एवं इसका भौतिक अर्थ समझाइए। उत्तर देखो, गाउस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी का एक मूलभूत नियम है जो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश के बीच संबंध स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ गौसीय पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। यह प्रमेय अत्यधिक सममित आवेश वितरणों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना को बहुत आसान और सुगम बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत आवेश वितरण तथा इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। सतत आवेश वितरण और इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखो, जब आवेश किसी वस्तु पर बिंदु रूप में ना होकर निरंतर या सतत रूप से फैला होता है तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला रेखीय आवेश वितरण, लंबाई पर आवेश। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, क्षेत्रफल पर आवेश। और तीसरा आयतन आवेश वितरण, आयतन पर आवेश। तीसरा कौन सा है? आयतन पर आवेश। इनके लिए क्रमशः रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और आयतन आवेश घनत्व रो की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रो की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चालक तथा विद्युतरोधी पदार्थों में अंतर एवं आवेश स्थानांतरण समझाइए। ठीक है, उत्तर देखो, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जिसके कारण इनमें विद्युत धारा तथा आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, विद्युत धारा और आवेश का प्रवाह बहुत ही आसानी से हो जाता है, जैसे तांबा या फिर एल्यूमिनियम। इसके विपरीत विद्युतरोधी पदार्थों में क्या होता है? विद्युतरोधी पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिससे इनमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता, जैसे कांच या फिर प्लास्टिक। चालकों में आवेश देने पर वह पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है, जबकि विद्युतरोधी में क्या होता है? विद्युतरोधी में आवेश उसी स्थान पर केंद्रित रहता है जहां वह दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? गाउस की प्रमेय लिखिए एवं इसकी सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए।
गाउस की प्रमेय लिखिए एवं इसकी सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उत्तर देखो इसका। गाउस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इक्वल समाकलन E इंटू डी ए इक्वल Q/ε0। ठीक है, ये है गाउस की प्रमेय। अब देखो व्यंजक यहाँ पर, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखो, माना लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व वाला एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है और इस तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम L लंबाई तथा R त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं? आगे देखो, इस बेलनाकार पृष्ठ के समतल वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है, क्योंकि E और DA परस्पर लंबवत यानी 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब वक्राकार पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल अवयव DA दोनों क्या होती हैं? दोनों एक ही दिशा में होती हैं, तो अतः कुल वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल E मल्टीप्लाइड 2πRL होगा। गाउस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है? फाई ई इक्वल Q/ε0 इक्वल लैम्डा L/ε0 दोनों। ठीक है, दोनों ही होता है। अब देखो नेक्स्ट, समीकरणों की तुलना। जब उन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा? E इक्वल E मल्टीप्लाइड 2πRL इक्वल लैम्डा L/ε0, जिससे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल λ/2πε0R प्राप्त होती है। ठीक है, जब दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल λ/2πε0R प्राप्त होती है। यह दर्शाता है कि तीव्रता दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का निगमन कीजिए एवं दोनों की तुलना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का निगमन कीजिए एवं दोनों की तुलना कीजिए। उत्तर देखो इसका। अक्षीय स्थिति होती है तब उसकी तीव्रता, माना एक वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, और जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। इसके केंद्र 0 से R दूरी पर, इसके केंद्र O से R दूरी पर अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर +Q आवेश के कारण तीव्रता कितनी होगी? +Q आवेश के कारण तीव्रता होगी E1 इक्वल Q/4πε0 ब्रैकेट में R माइनस L स्क्वायर। ठीक है, 4πε0 इंटू ब्रैकेट में R माइनस L का स्क्वायर तथा -Q के कारण E2 इक्वल Q/4πε0 और ब्रैकेट में इंटू R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, R प्लस L का होल स्क्वायर होगी। परिणामी तीव्रता क्या होगी? जब इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल E1 माइनस E2, तो जब इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? E इक्वल 1/4πε0 मल्टीप्लाई 2PR/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्राप्त होती है। और यदि R L से बड़ा हो तो E अक्षीय, E इक्वल क्या हो जाएगा? अक्षीय स्थिति में क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा? E इक्वल 1/4πε0 मल्टीप्लाई 2P/R⁴। ठीक है, प्राप्त होता है 1/4πε0 मल्टीप्लाई 2P/R⁴ R³ प्राप्त होता है। अब निरक्षीय स्थिति में देखो, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? उत्तर देखो इसका। द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण, दोनों आवेश Q1 और Q2 के कारण तीव्रताओं के लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा समानांतर घटक जुड़ जाते हैं। हल करने पर E क्या आएगा निरक्षीय स्थिति में?
निरक्षीय स्थिति में देखो, निरक्षीय स्थिति में ई आएगा 1/4πε0 मल्टीप्लाई p/r³ प्राप्त होता है। और जब इनकी तुलना करेंगे तो क्या होगा, समान दूरी r के लिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्षीय स्थिति में और जब इनकी तुलना करेंगे तो क्या आएगा, समान दूरी r के लिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के मान का दोगुना होता है। कितना होता है, दोगुना होता है। अर्थात E = मल्टीप्लाई ई, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की निर्भरता एवं सीमाओं पर विस्तृत प्रकाश डालिए। उत्तर देखो इसका, इसका उत्तर देखो, कूलाम का नियम और व्यंजक। स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल F को व्यक्त करता है। नियम के अनुसार F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r² होता है, ठीक है। Q1/Q2 Q1 × Q2/r² होता है। इसे F = 1/4πε0 K मल्टीप्लाई Q1 Q2/r² के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर K माध्यम का परावैद्युतांक है और निर्वात वायु के लिए K = 1 होता है, ठीक है। निर्वात वायु के लिए K का मान होता है 1। बल की निर्भरता, वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अतिरिक्त बल दोनों आवेशों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। बल दोनों आवेशों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम का परावैद्युतांक जितना अधिक होगा, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल उतना ही कम हो जाएगा। जैसे जल के लिए K = 81 होने पर बल 1/81 रह जाता है, ठीक है, 1/81 रह जाता है। इसकी सीमाएं देखो, कूलाम के नियम की सीमाएं। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है, गतिमान आवेशों के लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, बड़े आकार के आवेशित पिंडों के लिए लागू नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 है, यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों यानी नाभिकीय दूरियों के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर नाभिकीय बल प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, नाभिकीय बल प्रभावी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।